आज हम लोग जिन विषयों पे बातें करने जा रहे हैं वह विषय हमारा है भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में क्या है? भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स और हिंदी में जो है हम लोग मौलिक अधिकार की बातें करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्थाएं की गई है। अब उसके अंतर्गत जो है कौन कौन से अनुच्छेद से ये फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है, जैसे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है, 12 से 35 तक गौर करेंगे, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे। 12 अनुच्छेद क्या है, 35 तक अनुच्छेद हमारा क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है, सबको हम लोगों को जानना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है, क्लास वर्क या क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मौलिक अधिकार हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें हम लोग 12 से लेकर के 35 तक एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वैसे भी इस चैप्टर में हम लोगों को आज के चैप्टर में जानना क्या क्या है, थोड़ा सा हम लोग फोकस कर देते हैं। सबसे पहले तो राज्य की परिभाषा। मौलिक अधिकार तो तब समझेंगे ना जब पहले राज्य की परिभाषा हम लोग जानेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किया है। तो सबसे पहले हम लोग राज्य की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कई सारे अधिकार कानून बनाए गए हैं, जैसे मानवाधिकार कानून है, जीविका का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये सब जो है निजता का अधिकार है, ये सब कानून बनाए गए हैं। बाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करके उसके अंतर्गत कई सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, तो इसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो है मौलिक अधिकार से रिलेटेड कई डिस्प्यूट्स हुए हैं, और वो सारे डिस्प्यूट्स जो हैं, जैसे शंकरी प्रसाद है विवाद है, सज्जन सिंह विवाद है, गोलकनाथ विवाद है, केशवानंद भारती विवाद है, मिनर्वा मिल्स विवाद है, ये सारे विवाद जो हैं ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। मतलब मौलिक अधिकारों में सरकार ने क्या किया, संसद ने परिवर्तन कर दिया, उसमें छेड़छाड़ कर दिया, अधिकार को बदल दिया। अब क्यों बदला, क्या बदला, ये सब हम लोग उस जब टर्म्स पर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में विषय गया, तो विषय गया तो उसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये सब हम लोगों को अंतिम टॉपिक्स जो इसके होंगे सो होंगे। तो आगे हम लोग यहाँ शुरू करने पहले चल रहे हैं कि ये जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है, जो कि मैंने कहा कि अनुच्छेद 12 से शुरू होता है। तो 12 को जानने से पहले एक लाइन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पहले बात कि मौलिक अधिकार होती क्या है। अब मौलिक अधिकार की जब बात करें तो मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जानेंगे क्या, है ना। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले जब मौलिक अधिकार का विश्लेषण करना हम लोग शुरू करते हैं, तो ये ऐसे अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को, भारत के हर नागरिक को प्रदान किया गया है। और क्यों? आपकी स्वतंत्रता के लिए, आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी जीविका के लिए, है ना, अपने अभिवृद्धि के लिए। तो इन सबों के लिए आपको जो भारतीय संविधान अधिकार प्रदान करती है, जो आपका अधिकार है, गौर करेंगे, ये आपका अधिकार इसलिए है क्योंकि अगर आपके अधिकार का हनन होता है या कहीं दुरुपयोग होता है तो आप, और राज्य के द्वारा अगर ये दुरुपयोग होता है, राज्य की परिभाषा हम लोग जब बताएंगे तब समझ में आएगी कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी आता है, विषय वस्तु आते हैं, कैसे राज्य कौन होगा। सिंपल पहले हम लोग जानते हैं कि अगर राज्य के द्वारा आपको दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार का दुरुपयोग होता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं कि ये मेरा अधिकार था और मेरे अधिकार को छीन लिया गया या मेरे अधिकार का दुरुपयोग किया गया। ऐसे ही अधिकार को सिंपल वे में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। अब चूंकि सिर्फ इतने से आपको समझ में नहीं आएगी, पहले अब राज्य की बात मैंने कहा तो राज्य को हम लोग समझेंगे, फिर जो है राज्य के अंतर्गत आता कौन कौन है उसका हम लोग विश्लेषण करने के बाद फिर हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर जो मैंने कहा कि अगर आपका अधिकार छीना जाता है तो पहले आप जानेंगे अधिकार होते कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। जब वो समझ लेंगे तब फिर जानेंगे कि अधिकारों को छीनने का प्रयास कैसे होता है, जिसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में सिंपल बातें कहा कि ये जीवन, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है, जिसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायपालिका से आपको संरक्षण प्राप्त है, उसे ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। और ये संविधान द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को ये प्रदान की गई है, इसे मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। अब आता है प्रश्न पहले कि राज्य है कौन, राज्य के अंतर्गत शामिल किसको किया जाएगा। सिंपली आप जानते हैं राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा जो है ये संविधान में किस तरह से व्यक्त किया गया है। तो अनुच्छेद 12 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 जो है, ये स्टेट को डिफाइन करता है।
की डिफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है अंडर आर्टिकल 12। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 12 में जो है राज्य के लिए डिफिनेशन क्या दिया गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है मौलिक अधिकारों की क्या करना है, गारंटी देना है। अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हम लोग जैसे संघ सरकार और भारत की संसद, संघ की जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है वो पूरी सरकार भारत के संसद के साथ, ये सब हमारे किसके होते हैं, राज्य के रूप में आते हैं। उसी तरह संघ सरकार दूसरा एवं राज्यों की विधायिका, राज्य की जो विधायिका है और संघ सरकार, चूंकि मैंने ऊपर भी कहा तो यहाँ राज्य सरकार हम लोग यहाँ पर संघ सरकार के अतिरिक्त यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं राज्य सरकार, राज्य सरकार एवं टाइपिंग मिस्टेक है, एवं राज्यों की विधायिका, राज्य के अंतर्गत जो भी मैंने विधायिका के अंतर्गत आते हैं वो समस्त जो है हमारे राज्य के डिफिनीशन में आते हैं। क्योंकि जैसे ही मौलिक अधिकार की बात करेंगे दुरुपयोग तो किया कौन, तो राज्य ने किया, क्योंकि मौलिक अधिकार तो राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है। तो राज्य के अंतर्गत राज्य की सरकार और विधायिका, संघ की सरकार और संघ की संसद, ये सब आते हैं। अब आइए और कौन से आते हैं, भारतीय क्षेत्र के अंदर के सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण की बात कही जा रही है। इंग्लिश में इसके लिए ट्रिब्यूनल वर्ड यूज होता है। तो सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण जो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इन सबों को राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब आपको प्रश्न आता है कि ये प्राधिकरण के अंतर्गत क्या होता है। सपोज कीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं, तो स्टेट बैंक इंडिया क्या है, एक तरह की एक प्राधिकरण है, बैंक है लेकिन ये एक प्राधिकरण है, सरकारी प्राधिकरण है। अब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी जो है ऐसा गतिविधि किया जाता है जिसके द्वारा आपके अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो उसके खिलाफ जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है, तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। यही आपको प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण हो या अन्य कोई भी प्राधिकरण हो, उसके अंतर्गत आता है। जो सरकारी हो या नॉन गवर्नमेंट हो, संस्थाएं ऐसी कोई भी है, उसको हम लोग मानते हैं। तो अब देखिए आगे जो है एक यहाँ पर विषय थोड़ा सा 12 में जो है ये सब सरकार की बातें कही गई, विधायिका वगैरह सब के प्राधिकरण की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि न्यायपालिका को जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, लेकिन उसकी स्पष्ट विश्लेषण, स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है कि न्यायपालिका क्या राज्य के परिभाषा के अंतर्गत न्यायपालिका सम्मिलित है, क्या न्यायपालिका भी जो है राज्य का भाग है। तो इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि न्यायपालिका को राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब ये राज्य की बात जब हम लोग समझें तो अब बात आती है यहाँ पर 12 के अंतर्गत हो गया। 13 हमारा क्या कहता है, सो गौर करेंगे। 13 भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 में जो है वो बातें कही गई हैं। 13 जो हमारा अनुच्छेद है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी विवाद हमारे हुए हैं, चाहे केशवानंद भारती विवाद हो, चाहे जो भी विवाद हो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, उन सबों के सभी विवादों का जो विषय है जिसको लेकर के न्यायालय में गया है वह पक्ष है, उसका एक ही आधार था अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्यों गया है, क्योंकि जब हम लोग उन सभी डिस्प्यूट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चर्चाएं होंगी। मौलिक अधिकारों के मार्गदर्शन के लिए नियम जो दिया गया है, यह नियम अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दिया गया है, मतलब लॉज इन कंसिस्टेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें है क्या एक्चुअल, गौर करेंगे। न्यायिक समीक्षा के विषय के प्रावधान किए गए हैं, यानी इसमें न्यायिक समीक्षा के विषय का प्रावधान क्या है, तो देखेंगे यहाँ कानून शब्द एक वर्णित किया गया है, इसमें दिया गया है कानून या अधिनियम शब्द की बातें यहाँ पर कही गई। अब कानून जो शब्द है इसी से रिलेटेड वहाँ पर टर्म्स हमेशा जो है जब भी विवाद हुआ है तो वहाँ पर कानून शब्द का व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 13 बेंच 13 जजों की बेंच बनी है और उसमें कानून शब्द का विश्लेषण किया गया है कि क्या कानून के अंतर कानून जो है वह कानून शब्द जो है क्या वह अधिनियम जो है उसके साथ कनेक्ट होता है या नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ अनुच्छेद 13 के द्वारा भारतीय राज्य पर मौलिक अधिकारों के सम्मान करने एवं उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी होती है। किसके, अनुच्छेद 13 को। भारतीय मौलिक अधिकारों के सम्मान और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 13 की होती है। अनुच्छेद 13
न्यायिक समीक्षा के विषय में प्रावधान करता है कि अगर मान लीजिए कोई कानून भारतीय संसद बना लेती है या कोई राज्य बना देती है तो उसके खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि ये कानून सही है या नहीं है। तो ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 13 हमारा कहता है। इस अनुच्छेद के अनुसार न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले कानून, जो भी कानून अधिनियम ऐसे कोई भी हैं, उनको शून्य घोषित कर सकती है। शून्य घोषित करने का मतलब है, मतलब उसको निरस्त करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। यह अनुच्छेद राज्य को किसी भी ऐसे कानून या अधिनियम बनाने से रोकती है ना, रोकती है जो संविधान के अनुरूप नहीं है। ये विश्लेषण अनुच्छेद 13 कहता है। मतलब कोई भी ऐसा कानून जो राज्य बना दे और मौलिक अधिकारों का अगर लगता है उल्लंघन होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर सकती है। अभी हाल में आपने सुना होगा 370 अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे। जम्मू कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ के राजनेता वगैरह सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध बनाया क्योंकि संविधान के अनुरूप था, उसे अवैध घोषित नहीं किया गया। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे जो है समाप्त किया जा सकता है। इससे रिलेटेड आपको फैसले आए हैं, निर्णय आए हैं, जिनके बारे में हम लोग जब सारे डिस्प्यूट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग जानेंगे। अब आगे चलिए, हम लोगों का अगला टर्म्स आता है, ये मौलिक अधिकार हैं कितने वर्तमान में। तो यहाँ 14 से लेकर के और 32 तक जो है, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक जो है, यहाँ पर हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उनकी संख्या है अनुच्छेद 15 से लेकर के अनुच्छेद आपको 30 तक। ये जो है ये सारे नागरिकों को अनुच्छेद माने इसके अंतर्गत जो अधिकार हैं वो डायरेक्ट नागरिकों को प्राप्त है क्या क्या गौर करेंगे। जैसे समानता का अधिकार, पहला जो आता है हमारा समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में ये वर्णित है। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये हो गया 32 में हो गया। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अनुच्छेद 29 से 30 हो गया। राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स हो गया 25 से 28 हो गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस हो गया 23 से 24 हो गया। राइट टू फ्रीडम हो गया 19 से 22 हो गया। और राइट टू इक्वलिटी हो गया 14 से 18। अब आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारा समानता का अधिकार क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी हमारा क्या कहता है। ये अनुच्छेद 14 से 18 जो भी हम लोग ने जस्ट बातें किया, यहाँ पर हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त है। अब वो चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर एक सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी होगा, अनुच्छेद 14 के तहत सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। ये हमारा प्रोविजंस कहता है। जैसे भी कोर्ट में कोई भी समस्या, कोई भी अगेंस्ट रिजर्वेशन, अगर हम लोग बात करते हैं, जब भी देखेंगे आप सुनेंगे या पढ़ेंगे, रिजर्वेशन के खिलाफ जब भी कोई याचिका दर्ज होती है न्यायालय में तो अनुच्छेद 14 के तहत, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको पहला वर्णन यही किया गया है कि सभी देश के सभी नागरिक जो है वो क्या है, सबको समान अधिकार दिया गया है। सभी न्यायालय, सभी मतलब न्यायालय के समक्ष या संविधान के समक्ष सभी इक्वल हैं, सभी समान हैं, उनमें विभेद नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ फिर इसी अनुच्छेद के अपोजिट जो है अनुच्छेद 361 1 और 61 का 2 जो है ये विभेद करने का प्रोविजन यहाँ बना दिया गया। क्या है, कैसे विभेद करता है, राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, इनको अपने कार्यों के लिए जो है न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। किसके तहत, अनुच्छेद 361 के 1 और 2 के अंतर्गत ये प्रोविजंस किया गया है। ठीक, मतलब यहीं पर 14 का क्या हो गया, अपोज हो गया, विरोध हो गया। और उत्तरदायी किसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। क्यों, अपने कार्यों के लिए। और पदावधि के दौरान न्यायालय में दंडिक कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। ये भी प्रोविजंस यहाँ पर किया गया है कि जब तक वो अपने पद पर हो, राज्यपाल हो या फिर आपके राष्ट्रपति हो, इनको न्यायालय के समक्ष
आप जो है उपस्थित नहीं कर सकते हैं, इनके खिलाफ कोई भी दंडिक कार्रवाई का आदेश नहीं दे सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा तो क्या ये गलत करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? होगी, लेकिन पहले उन्हें पद से हटाना पड़ेगा। पहले जब तक वो अपने पद से हटेंगे नहीं, तब तक उनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि समानता के अधिकार के तहत होगा, लेकिन पद पर जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल रहेंगे नहीं हो, क्योंकि राज्य के सबसे बड़े पद जो होते हैं राज्यपाल का होता है, और देश में सबसे बड़ी सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का होता है। वो सारे न्यायालयों सबसे ऊपर पद बनाया गया है राष्ट्रपति का, इसीलिए यहाँ पर ये 361 ये प्रोविजंस करता है। अब आगे देखिए, विदेशों के जो शासक हैं इसी के अंतर्गत, और राजदूत जो हैं उनको भी जो है ये जो भी सिविल कार्रवाई है या दंडिक कार्रवाई है उनसे आज़ादी दी गई है। सेम यहाँ भी क्राइटेरिया होता है, जो वहाँ पर हमने बताया उसी तरह है। जैसे 61 के तहत ये सारे प्रोविजंस है, और 62 के तहत जो है ये हो जाता है हमारा विदेशों के शासक और उनके राजदूत के लिए। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 15 जो हमारा कहता है, ये अनुच्छेद 15 यानी धर्म, वंश, लिंग, जाति, निवास स्थान के आधार पर आप विभेद का निषेध करता है। मतलब आप आदमी से भेदभाव नहीं कर सकता है। क्यों? अगर वो धर्म के नाम पर करता है तो भी संविधान का उल्लंघन होता है। अगर वंश के आधार पर करता है कि तुम जो है सो फलाने वंश के हो और मैं फलाने वंश का हूँ, तो वंश के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं। लिंग, जैसे जेंडर्स होता है, जैसे आप देखेंगे जेंडर्स में मेल है फीमेल है तो सामान्य बातें होती हैं। एक आपको कोजेंडर्स भी जो होते हैं तो उनको भी आपको लेकर चलना पड़ता है। तो लिंग के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जाति के आधार पर नहीं कर सकते हैं, या निवास के स्थान आधार पर भी नहीं कर सकते। ये सब संविधान का उल्लंघन होता है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह जो है उस सब क्षेत्र में आप जाएंगे तो उत्तर भारतीयों के प्रति जो है भेदभाव की भावनाएं वहाँ माने उत्पन्न की जाती है वहाँ के नेताओं के द्वारा, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसा किसी भी आधार पर अनुच्छेद 15 जो है हमारा रोक करता है कि ये जो है संविधान का उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद 16 में हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 16 जो हमारा है इसका खंड 1 का खंड 1 है, मतलब खंड 1 का खंड 1 और खंड 2 ये दोनों जो हैं राज्य के अधीन। ये प्रोविजंस थोड़ा सा यहाँ देखिए, आप ऊपर वाले 14 के विरुद्ध यहाँ क्या हो जाता है, आरक्षण रिजर्वेशंस की बातें कैसे आती हैं आप देखेंगे। ये राज्य के अधीन किसी पद या अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 16 का 1। मतलब सभी लोग एक किसी भी राज्य में, मतलब हम राज्य यानी देश की बात अभी जस्ट हम लोगों ने कहा, क्या राज्य अपने यहाँ ये भी होता है, तो वहाँ पर सभी नागरिक जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, एक समान हैं। लेकिन यही अब हम लोग देखेंगे, ये 1 और 2 के अंतर्गत, 16 के 1 और 2 के अंतर्गत ये प्रोविजंस था। लेकिन अब यहीं पर जस्ट जो है हम लोग देखेंगे 16 के 3 में, 16 के 3 में हमारा विभेद हो जाता है, इसका ठीक अपोज हो जाता है। 16 का 3 हमारा क्या कहता है कि राज्य जो है अब नौकरियों में निवास के आधार पर, निवास मतलब जैसे हर स्टेट में देखेंगे रिजर्व होता है, अपने स्थानीय लोगों के लिए, राज्य के लोगों के लिए क्या होता है, आपको सीट रिजर्व किया गया होता है कि हमारे यहाँ 80% होगा, कहीं 85% होगा, वो सीट रिजर्व कर सकते हैं या 90% हो सकता है। ये वो अपने रूल्स के अनुसार जिस तरह से वो लोग अपना नियम बनाए हो राज्य में, वो अपनी एक निश्चित सीट जो है निश्चित संख्या में वहाँ रिजर्वेशन कर सकता है, आरक्षण कर सकता है। किसके लिए? वो आरक्षण निवास के आधार पर जो करेंगे वो कुछ रोजगारों में क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए, ठीक है, वो दूसरे क्षेत्रों के, या फिर यूं कहिए कि ओपन करना होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये अनुच्छेद 16 के 3 के अंतर्गत ही है कि जो राज्य है ये प्रोविजंस, मतलब 16 के 1 और 2 के ठीक क्या हो गया, विपरीत ये हो गया प्रोविजंस। जहां वहां कह रहा था कि सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा, वहीं यहाँ पर ठीक अपोजिट हो जाता है। यहाँ निवास के आधार पर विभेद किया जा सकता है। अब 16 का 4 देखें, 16 का 4 फिर और चेंज कर देता है। यहाँ फिर कहता है कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, अब सिर्फ जो है ये निवास के आधार पर नहीं है, यहाँ उसके ठीक विपरीत अब हो जाता है कि अगर सामाजिक या आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा है तो उसको भी जो है राज्य क्या करेगा, वो आरक्षण रिजर्वेशन दे सकता है। लेकिन यहाँ क्राइटेरिया है कि आरक्षण का जो आधार होगा वो न तो आर्थिक होगा
और न ही केवल जाति यानी सामाजिक होगा, बल्कि दोनों का मिक्सअप होगा, ठीक है ना, यानी सामाजिक और आर्थिक संयुक्त रूप से होना चाहिए। प्रोविजन रिजर्वेशन का यह है, ना तो आप कास्ट के बेसिस पर कर सकते हैं और ना ही जो है आप सिर्फ आर्थिक रूप से कर सकते हैं, दोनों को मिक्सअप करके जो है रिजर्वेशन का प्रोविजंस किया गया है। इसलिए मैं बताता हूँ, जितना भी चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, ये सब कास्ट वहाँ नहीं लिखा जाता है। बीसी बैकवर्ड क्लास हुआ, जनरल क्लास होता है, कास्ट नहीं होता है। शेड्यूल कास्ट नहीं होता है, शेड्यूल क्लास होता है, वर्ग होता है। उस वर्ग में आर्थिक और जाति दोनों ही, जातीय दोनों ही आधार पर किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है। वो सिर्फ एक जो है जाति के आधार पर सम्मिलित करने का प्रोविजंस गलत है। इसीलिए जो है अब सरकार ने क्या किया है, एक इनकम को भी फिक्स किया है कि इतना से एक, अगर आपको अधिक इनकम है तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जाति में नहीं आते हैं, उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये प्रोविजन शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, जनरल क्लास की कैटेगरी में, सॉरी शेड्यूल क्लास की कैटेगरी में नहीं आएंगे, जनरल क्लास की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरीज में नहीं आएंगे, या जो आपका कैटेगरीज है कैटेगरी से आप बाहर कर दिए जाएंगे। ये प्रोविजंस होता है। तो यहाँ पर 16 के 4 हम लोगों ने देखा। अब जो है इस 16 के 4 के अंतर्गत ही जो है जो ये प्रोविजंस दिया गया है, इसी के अंतर्गत जो है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, वैध घोषित कर दिया था। न्यायालय ने इसे वैध घोषित कर दिया था। और यही 16 के 4 के अंतर्गत ही एक और चीज आपको बता दें कि आज ये प्रोविजंस किया गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। यानी हमारी जो संविधान, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशंस कर रही है प्रोविजंस, उस प्रोविजंस का ये क्राइटेरिया 16 के 4 में फिक्स किया गया है कि यानी अनुच्छेद 16 और उप अनुच्छेद 16 का 4 सब आर्टिकल्स कि किसी भी क्राइटेरिया में जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बाद आप देखेंगे 1994 में क्या है, भारतीय संसद द्वारा जो है 76वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन अधिनियम में तमिलनाडु के लिए जो है 69% रिजर्वेशन को वैध बना दिया गया और इस पर जो है कोई अपोज काम नहीं आया, ये वैध हुआ, सो वैध ही रह गया। उसी तरह 1995 में जो है भारतीय संसद ने 77वां संविधान संशोधन किया और इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत एक नया खंड 4 का ए जोड़ा, 4 का क या इंग्लिश में 4 का ए जोड़ा और इसके अंतर्गत एक प्रोविजंस किया गया, वह प्रोविजंस किया गया पदोन्नति के रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। पदोन्नति के रिजर्वेशन का मतलब क्या है? पदोन्नति मतलब अगर तीन कैंडिडेट्स सेम टाइम में किसी पोस्ट पर बहाल किए गए हैं, ये देखेंगे जो जो प्रोविजंस किया गया है, तो अगर 3 कैंडिडेट्स मान लीजिए तीनों 3 कैटेगरी से आते हैं, जनरल हो, ओबीसी हो और एससी हो या एसटी हो, तो अब तीनों ही सेम योग्यता रखते हैं, सारे चीज उनका इक्वल है, तो पहले प्रमोशन किसको दिया जाएगा? तो ये जो है रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया की गई अंतः स्थापित, यहाँ देखेंगे वर्ड यूज किया जा रहा है कि 16 के 4 के अंतर्गत ए एक जोड़ा गया और उसमें ये प्रोविजंस किया गया कि सबसे पहले अगर तीनों कैटेगरीज के लोग इक्वल फीचर्स, इक्वल मतलब कैरेक्टेरियाज को फुलफिल करते हैं, तो पहला जो प्रमोशन मिलेगा वह प्रमोशन मिलेगा शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल क्लास को या शेड्यूल ट्राइब को। उसके बाद तब सेकेंड अपॉर्चुनिटीज जो है सो बीसी को दिया जाएगा और तब लास्ट में जनरल क्लास को दिया जाएगा। ये प्रोविजंस जो है इसके अंतर्गत किया गया। फिर जो है एक 2000 ईस्वी में 81वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर से जो है सो एक परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन में क्या किया गया कि रिजर्वेशन के का जो प्रोविजंस था ये भी बीजेपी की सरकार ने ही किया था। 2000 में जो है अटल जी की सरकार थी, उन्होंने ही किया था कि रिजर्वेशन की सीमा ये 50% आरक्षित वर्ग की जो 50% सीमा है ये बढ़ सकती है, लेकिन इसके बढ़ने के क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया कि अगर पूर्व वर्ष की रिक्तियां सम्मिलित नहीं है तो मान लीजिए कि अगर इस साल जो है 2025 में अगर किसी चीज़ में बहाली हुई और उसकी जो वैकेंसी आई उसमें 100 सीट जो था रिजर्व था, तो अगर 100 सीट रिजर्व था, इसको ऐसे समझ लेंगे, तो 100 सीट जो रिजर्व था, अगर इसमें जो इनके जो कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोविजंस था, ये अगर सपोज कीजिए 85 कैंडिडेट ही इनको मिले
इनके क्राइटेरिया के अनुसार मिनिमम अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम सिलेक्शन का जो प्रोविजंस था वो अगर फुलफिल नहीं कर पाते हैं और बहाली नहीं हो पाती है 100 लोगों की, तो यहाँ क्या हुआ 85 ही कैंडिडेट मिले, तो इसमें से 15 कैंडिडेट बच गए, यानी 15 लोगों की सीट जो है रिक्ति बच गई। अब ये 15 जो सीट बची हुई है, तो अगर 2026 में सरकार फिर इसके लिए वैकेंसी निकालती है और फिर 100 सीट के लिए निकालती है, तो ये 15 सीट आकर के यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा अब 115, ये वैकेंसी 115 हो सकता है। यानी ये जो था रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया थी, इस रिजर्वेशन की क्राइटेरिया 50% से ये अधिक हो सकता है, क्योंकि बैकलॉग इसको कहा जाता है कि बैकलॉग बहाली सरकार कर रही है ना, पीछे छूटे हुए बहालियों को कर रही है। इसी के तहत पटना यूनिवर्सिटीज़ में बड़े संख्या में बैकलॉग भरे जा रहे हैं। जो प्रोफेसर्स की बहालियां हुई हैं है ना, तो प्रोफेसर्स की बहालियां जो हुई हैं उसमें बैकलॉग में बड़े संख्या में जो है आपको एससी से लेकर के बीसी वगैरह क्लास के लोगों की बहाली हो रही है, और जनरल की वैकेंसीज ही वहाँ नहीं के बराबर है। ये लंबे समय से मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें इसी के प्रोविजंस को के तहत ये सब चीज़ हो गई है। अब आइए अनुच्छेद 17 की बात हम लोग कह रहे हैं। अनुच्छेद 17 जो हमारा है ये है अबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटीज। अनटचेबिलिटीज अस्पृश्यता की बात कही जा रही है, मतलब अस्पृश्यता के अंत का प्रोविजंस किया गया था अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 ही हमारे संविधान का वो है जहाँ ये बात कही गई है कि आप भेदभाव छुआछूत का काम अगर आप करते हैं तो ये संवैधानिक नहीं है। किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत की बात करना असंवैधानिक प्रक्रिया है, यह असंवैधानिक काम है। तो ये अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अनटचेबिलिटीज को बैन कर दिया गया। अब देखिए अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 जो हमारा है ये है, इसके अंतर्गत जो है राजा या राय बहादुर या दीवान बहादुर ऐसी जो भी असमानता वाली उपाधियां पहले से अंग्रेजी हुकूमत के समय से बनाई गई थी, दी गई थी लोगों को, उसका समापन करता है अनुच्छेद 18। यानी अनुच्छेद 18 के तहत ये प्रोविजंस है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने नाम के पहले ये उपाधि जो दिया गया था, राजा फलाने हो गए या राय बहादुर फलाने साहब हैं, ये सब जो है बैन है, आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं संवैधानिक तौर पर। व्यक्तिगत रूप से तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन आप उसको संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं ले सकते हैं, उसके तहत आप नहीं ले सकते हैं। कई सारे विवाद अभी आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ आएंगे। ये हमारा था अभी तक जो है सो समानता का अधिकार हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, और यहाँ से हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार से फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक ही वीडियो फिर आपको देखने में दिक्कत होती है, तो फिर मैं इसको अब अगले वीडियोज़ में इसको कैरी करता हूँ, फंडामेंटल राइट्स का नेक्स्ट वीडियोज़।